हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके दोस्त और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी के योद्धा में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, तो इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के सामने कक्षा 7 का सेकंड चैप्टर लेकर आई हूं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसका जो नाम है वो है नए राजा और उनके राज्य। तो देखते हैं कि कौन सा नया राजा है और उनके राज्य के बारे में बताया गया है। तो इसमें बताया जा रहा है कि 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र एक के उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों का उदय हुआ। तो बोल रहे कि जो मानचित्र आपको दिखाया गया इसमें जो 7वीं से लेकर 12वीं सदी तक प्रमुख राजवंशों का उदय हुआ, जैसे कि यहाँ पे प्रतिहार, गुर्जर, चाहमान, ये जो कन्नौज है, यहाँ पे चंदेल, जिसके बारे में किसके कन्नौज के लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। यहाँ पे नीचे में चोल, चेर, पांड्य है ना। तो इनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो देखिए, चलिए देखते हैं आगे क्या है इसमें। ओके फ्रेंड्स, इसमें जो अगला टॉपिक है वो है नए राजवंशों का उदय। तो इसको देखते हैं। बताया जा रहा है कि 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। ये बोल रहा है कि 7वीं सदी तक आते आते उपमहाद्वीप में बड़े बड़े भूस्वामी जिनके पास जमीन अधिक थी और योद्धा सरदार जो सरदार थे और राजा के लिए युद्ध करते थे, वो भी धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे थे, जिनको हमने पिछले अध्याय में सामंत का नाम दिया था। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर ये सामंत अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर जैसे उपाधि होता था, ये उससे विभूषित करते थे, घोषित कर देते थे अपने आप को। महामंडलेश्वर का मतलब होता है पूरे मंडल का महान स्वामी, है ना। कभी कभी वे अपने स्वामी के अधिपत्य से स्वतंत्र होना चाहते थे और स्वतंत्र होने का दावा भी करते थे। तो ये बोल रहे हैं कि 7वीं सदी में जो विभिन्न राज्यों का उदय हुआ उसमें जो सामंत वर्ग था वो जो था धीरे धीरे वो स्वतंत्र होने लगा। लेकिन इन सामंत से जो राजा था वो क्या अपेक्षा करता था, वो अपेक्षा करता था कि भाई ये जो सामंत है हमारे लिए उपहार लाए, हमारे लिए सैन्य सहायता प्रदान करें, हमारे लिए वफादार रहे, है ना। लेकिन जब वही बोलते हैं ना कि जब हाथ में सत्ता आ जाती है, जब पावर आ जाता है, तो इंसान भूल जाता है कि हम किनके बदौलत इतने ऊपर पहुंचे हैं। तो ये भी सामंत तो है ना, वो खुद को स्वतंत्र करने की कोशिश करने लगते हैं। तो इसी में बताया गया, आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है कि इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का भी है। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। राष्ट्रकूट राजा कौन था? दंती दुर्ग। बोला कि ये जो है से अपने स्वामी की अधीनता उसकी नीचे रहने से वो इनकार कर देता है। उसे हराया और हिरण्य गर्भ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सोने का गर्भ, नामक अनुष्ठान कराया। यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था। तो यह माना जाता था कि इससे याजक या जन्मा क्षत्रिय होता है। मतलब कि ये जो हिरण्यगर्भ जो अनुष्ठान था, इससे माना जाता था कि अगर ये कोई अनुष्ठान करवा लेता है तो वो क्षत्रिय हो जाता है ना। जन्म से क्षत्रिय ना हो, लेकिन इस अनुष्ठान के बाद वो क्षत्रिय मान लिया जाता था। क्षत्रिय के रूप में उसे दोबारा क्षत्रिय का मान्यता जो है ब्राह्मणों के द्वारा दिया जाता था। तो उस ब्राह्मण ही थे जो सारे कार्य कराया करते थे राजाओं के, है ना। तो उसके बारे में आगे देखते हैं इसका क्या है। कह रहे हैं कि कुछ अन्य उदाहरण से उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब का राजा जो था मयूर शर्मन, गुर्जर प्रतिहार का जो था हरिचंद्र, ब्राह्मण थे ये। इनका जो जन्म आधारित से ये ब्राह्मण थे, लेकिन जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे हो यानी कि पूजा पाठ ये सब को छोड़कर उन्होंने शस्त्र को अपना लिया और कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य का सफलतापूर्वक जो है अपने राज्य की स्थापना करी। तो ऐसा नहीं है कि कोई क्षत्रिय है तो बस वही, ये लोग जो थे ना, ये कदम्ब का जो था मयूर शर्मन और ये हरिचंद्र, ये ब्राह्मण थे। पेशा इनका ब्राह्मण वाला था, लेकिन इन्होंने ब्राह्मण को छोड़कर अपना धर्म वो छोड़कर शास्त्र क्षत्रिय बन गए, सॉरी।
क्षत्रिय बन गए और उन्होंने युद्ध की नीति अपने को अपना ली। अगला जो हमारा टॉपिक है वो राज्यों में प्रशासन का है, तो इसको देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। अगले टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले यहाँ पे एक भित्ति चित्र दिया गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये एक भित्ति चित्र है, ये एरोला की 15 नंबर की गुफा का भित्ति चित्र है, जिसमें विष्णु अर्थात नरसिंह यानी कि पुरुष सिंह के रूप में उनका जो चित्र है वो दिखाया गया है। और ये जो कृति है वो राष्ट्रकूट काल की है। तो आप याद रखिएगा कि जो ये एरोला की गुफा में एलोरा की जो गुफा है उसमें जो 15 नंबर की जो चित्रकारी है वो किससे संबंधित है? विष्णु से संबंधित है। किस प्रकार की चित्रकारी है? तो भित्ति चित्रकारी है। ये सब क्वेश्चन ना 1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ओके, तो चलिए हमारा अगला जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। ये है, इसमें बताया जा रहा है कि इन नए राजाओं में कईयों ने महाधिराज जैसे कि राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती जैसे कि 3 भूमियों के स्वामी या 3 भुवनों के स्वामी, और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावे के बावजूद वे अपने सामंत को, साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठन को, इन सभी राज्यों के जो उत्पादकों अर्थात किसान, पशुपालक, कारीगर, संसाधन इकट्ठे करने वाले जो थे, उनको अक्सर अपने उत्पादक का एक हिस्सा त्याग देना पड़ता था। मतलब कि देना पड़ता था राजा को, है ना। वो खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेते थे। उसके बाद ही कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो राजस्व जो व्यापारी थे उनसे भी किसी न किसी रूप में, अगर किसान है तो किसानों से कर लिया जाता था, पशुपालक है तो अगर वो जो पशु चराई हो रहे उसके लिए लिया जाता था, कारीगर है तो उसके लिए लिया जाता था, है ना। हर संसाधन के ऊपर टैक्स लगाया गया था। इसमें बताया जा रहा है, वे बोल रहे हैं कि ये संसाधन जो है, ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार मानते थे। साथ ही जो है मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिन्हें लूट की शक्ति में धन मिलते थे, तथा जमीन और व्यापारी मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं होती थी। तो बोल रहे कि ये जो राजा कर लेते थे उसे क्या करते थे राजा, उनकी जो वित्तीय व्यवस्था थी ना वो मजबूत होती थी, और वो नए नए दुर्गों का इस्तेमाल करवाते थे, किलों का इस्तेमाल करवाते थे, निर्माण करवाते थे, सॉरी। और जो है युद्ध में लड़ने के लिए सेना अगर रखते हैं तो उसको कोई सेना भी फ्री में तो कार्य करेगी नहीं, उसके लिए उसको भी राशि देना पड़ता था। तो ये सब राजा कहाँ से करता था? यही जो कर लेता था अपने जनता से, उसी से वो सारे को टैक्स लेता था, और उससे अपने राज्य के जो है संसाधन ये सब आवश्यकताओं को पूरा करता था। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवार के बीच से ही होती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसे ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी इन ओहदे पर बैठे होते थे। बोल रहे कि राजस्व वसूली के लिए भी पदाधिकारियों की जो नियुक्ति होती थी वो एक जो प्रभावशाली है, जैसे कि मतलब धन दौलत वाला है ना, तो उसको नियुक्त किया जाता था। और जो राजा और जो ये पद होता था वो वंशानुगत होता रहता, यानी कि पुत्र के बाद उसका जो है पिता के बाद उसका पुत्र, और फिर उस पुत्र के उस पुत्र, ऐसे लोग बैठते थे, है ना। तो और जो निकट का जो संबंधी जो पद होता था वो राजा के निकट जो संबंधी सगे संबंधी होते थे वही उस पद पे आसनित होते थे। जैसा कि अगर अभी आप देख लीजिए कि अगर हम वैसे तो हम स्टूडेंट हैं, हमको इन सब मामलों में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी समझाने की दृष्टि से मेरा एक ऐसा कोई वो नहीं है, एक डिक्लेमर जारी कर देते हैं, किसी मेरा कोई व्यक्तिगत वो नहीं है, हम बस मैं समझाने के इससे आपको बता रही हूँ कि अगर राजनीति में अगर कोई सीधा व्यक्ति अगर खड़ा होता है तो आप लोग उसको वोट नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? कि भाई ये क्या कर लेगा, इसके पास तो कोई पावर ही नहीं है। वही कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही मवाली टाइप का है और उससे लोग मतलब हाँ कि उससे डरते हैं कि भाई ये क्रिमिनल भी, आपको पता है, फिर भी आप उसको वोट देंगे। क्यों देंगे? कि वो रुतबे वाला है, उसके पास पावर है ना। तो एक ऐसा प्रवृत्ति जो है ना स्टार्टिंग से ही रहा है हमारे समाज में, अभी भी विद्यमान है। हालांकि इस पे विशेष बात नहीं करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक बॉक्स बनाया हुआ है, आपको ये दिख रहा है बॉक्स, इसमें कुछ दिया हुआ है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है। आइए, तो इसमें बोला जा रहा है कि जो 400 कर हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि तमिलनाडु में जो शासन करने वाले चोल शासक
के अभिलेखों से मतलब 400 से ज़्यादा किस्म के कर के सूचक प्राप्त होते हैं। सबसे अधिक जो उसमें उल्लेख है वह है वेटी। वेटी नामक एक कर है जो कि नकद की बजाय श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम। और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छजना डालने पर कर लगते थे। खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए अगर सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए कर लगता था। पर पारिवारिक संपत्ति और उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए भी कर लगाए जाते थे। तो ये सब जो कर थे, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था वेटी। और वेटी किस रूप में लिया जाता था? नगद न छोड़कर श्रम के रूप में। अगर मान लीजिए कि ये जो अगर कोई राजा है तो एक व्यक्ति को बोलता है कि मान लीजिए ये राजा है, ए कोई राजा है और बी कोई सामान्य व्यक्ति है, तो ये ए बोलता है बी को कि भाई आपसे हमको, आप जो भी आपकी संपत्ति है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। आप बस मेरे घर पे आओ, मेरे राज्य में आओ और मेरे यहाँ पे आओ, और मैं जो बोल रहा हूँ वो श्रम के रूप में। मतलब कि ये मान लो कि कोई खेत में कार्य करना है तो इसको बोलेगा कि भाई मेरे खेत की जुताई कर दो, बुआई कर दो। तो ये एक श्रम हो गया, तो श्रम के रूप में वो कर लेता था, है ना। आगे का जो टॉपिक है वह है प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। तो इसको भी देखते हैं क्या है ये। इसमें कहा गया है कि प्रशस्तियाँ एक ऐसा ब्यौरा है जो कि मतलब सत्य है भी नहीं, इसके बारे में हम नहीं जान सकते कि मतलब वो सत्य ही है, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहता था। और मिसाल के लिए सूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में ये विद्यमान ब्राह्मणों द्वारा रची गई हैं जो अक्सर प्रशासन में मदद करती थी। ये बताया गया है कि प्रशस्तियाँ एक ऐसा ब्यौरा है जिस जो सत्य तो पूरी तरह से नहीं हो सकता है, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि अगर किसी भी राजा के बारे में अगर वो प्रशस्ति है जिस राजा के बारे में, तो वो राजा कैसा था, वो राजा अपने आप को किस रूप में दिखाना चाहता था। तो इसके बारे में उसके जो विचार थे, वो जो सोचता था, वो जो करना चाहता था, उसके बारे में कई हद तक जानकारी हमें इन प्रशस्तियों से प्राप्त हो जाती है। तो यही बताया गया है। आगे इसमें एक बॉक्स है प्रशासन का, ये व्यवस्था, ये रहने दीजिए, ये ऐसी है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे एक बनी हुई है बॉक्स, इसमें कुछ है देख। तो इसमें ये ऊपर आपको टाइटल दिख रहा है कि नागभट्ट की उपलब्धियाँ। तो ये देखते हैं कि क्या है। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त के बारे में तो पढ़ा ही होगा, उसकी एक प्रशस्ति थी, है ना। तो इसमें बताया जा रहा है कि संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में है, में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। आंध्र सैंधव जो कि सिंध क्षेत्र में, विदर्भ जो कि महाराष्ट्र में है, कलिंग जो कि उड़ीसा का हिस्सा है, कि राजा अनेक जो राजा थे तभी धराशायी हो गए थे जब वे राजकुमार था। कौन राजकुमार था, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, आइए बताते हैं। नागभट्ट है ना, नागभट्ट के बारे में बात की जा रही है कि जब वो राजकुमार था ना, तभी उसके सामने, जब वो मतलब बाल्यावस्था में था, उतना प्री मैच्योर था, तभी वो कितने राजाओं को अपने आगे धाराशायी कर देता था। उन्होंने कनौज के शासक से चक्र युद्ध द्वारा विजित किया, है ना। उन्हें बंगाल का हिस्सा, जो कि गुजरात का मालवा जो कि मध्य प्रदेश की रात, तुरुस्क जो कि तुर्क, वत्स मत्स्य, ये दोनों जो उत्तर भारत के राजा थे, इन राजाओं पर को पराजित कर दिया और ये राज्यों को विजित किया, है ना। नागभट्ट, इनके कामों का वर्णन किया था। यहाँ पे जो लिखा गया है कि आपको दिख रहा होगा एक यहाँ पे एक अभिलेख टाइप का, ये जो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे पत्र ही है, ताम्रपत्र बोलते हैं इसको। तो इसका जो है ना, राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में जो पुरस्कृत करते थे, वे ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होते थे और जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। तो अगर राजा किसी ब्राह्मण से प्रसन्न है, तो अगर वो कोई भूमि का टुकड़ा उसको दे रहा है, तो ये ताम्रपत्रों पे लिखा जाता था और उन्हें दिया जाता था, है ना, राजा द्वारा ब्राह्मणों को। इसमें साइड में क्या दिखा गया है, ये ऐसी है, ये देखिए कि यहाँ पे लिखा गया है कि ये थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा होता था ताम्रपत्र। जैसे 9वीं सदी में एक शासक द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से यह पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगे होती थे, है ना। यह जो बताती थी कि यह जो दस्तावेज है वो किस राजा द्वारा दिया गया है। ये जो ताम्रपत्र आपको दिख रहा है, ताम्रपत्र का यहाँ पे जो चित्र है, ये ताम्रपत्र इसको बोलते थे। आगे भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था इसके बारे में एक बॉक्स है, उसमें बनाकर बताया गया है। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। तो इसमें एक चोल राजा द्वारा वो जो भूमि अनुदान दिया गया था उसका वर्णन मिलता है इसमें। तो देखते हैं कि क्या है।
ये देखिए चोल राजा द्वारा। इसमें कि हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया था। इस भूमि पर ये चीज़ें थीं, फलदार वृक्ष थे, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान थे, पेड़ थे, कुएँ थे, खुली जगह थी, चारागाह, एक गांव था, बाम्बी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें थीं। जिससे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूल कर सकता है। वह न्याय अधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगाए गए कर वसूल कर सकता है। बुने हुए कपड़ों पर लगाए गए कर वसूल सकता है। साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाले कर भी वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के बने जो ऊपरी महल्ले थे उसमें जो मकान थे उस पे भी जो बनाए गए कर वसूल करता है। बड़े बड़े छोटे जो कुएं खुदवाए गए थे उसके जो कर वसूल कर सकता है। पेड़ और कांटेदार झाड़ियों को लगवा सकता है। ज़रूरी हो तो सिंचाई के लिए भी नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वो पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण करे। मतलब कि ये जो भूमि जिसको भी दी जाती थी उसको पूरा अधिकार होता था कि इस क्षेत्र में जो भी कुछ उत्पन्न होता है, जो भी अनाज खाद्यान्न ये सब प्राप्त होते हैं, उन सब में उसको कर मतलब ले सकता था वो, और इस पे उसी का अधिकार होता था। राजा का कोई भी मंत्री या फिर कोई भी ऐसा अधिकारी यहाँ पे आके कर वसूल नहीं कर सकता था। ये जिसको दान में दिया गया है बस वो इसका सर्वे सर्वा हो जाता था, है ना। तो आगे देखते हैं कि हमारा क्या है। ये कह रहे कि 12वीं शताब्दी में एक वृहत संस्कृत काव्य की रचना जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हण ने अपने वृत्तांत में लिखा कि लिखने के लिए शिलालेख, दस्तावेजों और प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले से इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न अक्सर शासकों को उसकी नीति के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाई। इसलिए 12वीं सदी में के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। कौन सा ग्रंथ, किस ग्रंथ की बात कर रहे हैं? ये राजतरंगिणी एक ग्रंथ था जो कल्हण द्वारा लिखी गई थी। इस राजतरंगिणी से हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है ना। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि धन के लिए युद्ध। देखते हैं। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक जो था राजवंश के आधार पर कई क्षेत्रों में विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे, है ना। आगे देखते हैं कि क्या है। ये बोल रहे हैं कि एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र या गंगा घाटी में कन्नौज जो नगर है, गंगा घाटी के बारे में बता रहे हैं कि जो कन्नौज नगर है, कन्नौज, इसमें गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण करते रहे, लेकर लड़ते रहे कन्नौज के लिए। चूँकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसीलिए इस इतिहासकारों ने इसे त्रिपक्षीय संघर्ष को नाम दिया। जैसा कि हमने शासकों के बड़े मंदिरों निर्माण कर की भी अपनी सत्ता को संसाधन पर प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसीलिए जब वे एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण करते थे तो पहला जो निशाना उनका होता था वो मंदिर होता था, है ना। ये कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। तो मंदिर जो है ना वो प्रारंभ से ही जो विदेशी आक्रमण का जो एक आकर्षक केंद्र था वो मंदिर ही था, क्योंकि वो समझते थे कि जो भारत में मंदिर है उसमें बहुत पर्याप्त मात्रा में धन मिलेगा हमें, इसलिए बहुत सारे आक्रमण भी हुए, जैसे गौरी आया, है ना। तो आपस में ही जब लड़ेंगे तो बाहरी आक्रमण तो होगा ही। जब आपस घर में ही नहीं बन रही है तो बाहरी लोग तो आएंगे आपके घर में फूट डालने के लिए। तो अफगानिस्तान की गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध था। उसने 997 से लेकर 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भाग, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्सों तक किया। वह लगातार हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना मंदिर होता था। गुजरात का सोमनाथ मंदिर 1025, है ना, 1025 में इस पे आक्रमण किया था और उसको बिल्कुल विध्वंस कर दिया था। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण के लिए खर्च किया। इसको हालांकि जहाँ का ये गजनी का सुल्तान था वहाँ तो इसको लोग देवता ही मानते होंगे, लेकिन भारत में एक लुटेरा जो है सुल्तान के रूप में जाना जाता है। सुल्तान महमूद ने अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था। वह अलबरूनी जो उसके साथ था नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा।
अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद ये लिखी जाती है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किताब उल हिंद किसकी रचना है, तो ये अलबरूनी की है। और ये किसके समय में भारत आया था? मोहम्मद के समय में, है ना, महमूद गजनवी के समय में। तो आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। किसके बारे में जानने के लिए? भारत के बारे में जानने के लिए, फिर महमूद गजनवी के बारे में। अलबरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत विद्वानों से परामर्श लिए थे। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चौहान भी थे, जिसे चौहान कहा जाता था। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे। उन्हें पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ती थी। चहमानों का सबसे जो प्रसिद्ध शासक था वो था पृथ्वीराज तृतीय। इसका कार्यकाल जो 1168 से 1192 तक था, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक से 1151 में तराइन के प्रथम युद्ध में हराया, और फिर लेकिन दूसरे युद्ध में वह खुद ही हार गया। कौन हार गया? पृथ्वीराज चौहान 1191 में हार गया। इसका जानते हैं कारण क्या था? जैसे कि पृथ्वीराज चौहान जो था, पहले तो राजपूतों में खुद ही फूट थी, ये लोग आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे, तो बाहरी आक्रमण होना ही है। तो पहले तो ये जीत गया, फिर सोचा कि अरे यार, मतलब अभी तो मैं जीत गया बिना किसी क्या बोलते हैं तैयारी के, तो अगला बार भी आएगा तो मैं हरा दूंगा। तो ये सतर्क नहीं था कि भाई अगला बार आएगा तो हो सकता है कि मैं उससे हार जाऊंगा, तो उसके लिए ये कोई तैयारी नहीं कर रहा था। लेकिन जब ये गौरी यहाँ से हार के गया, तो बिल्कुल जोर शोर में, एक इसको बोला जाता है कि उसको रात में नींद नहीं आती थी, इतना ये खुद को अपमानित महसूस करता था। और वो दिन रात 1 साल तक पूरा बहुत ज़्यादा तैयारी किया, फुल प्रिपरेशन के साथ भारत में वापस आया, और 1192 में इसको हरा कर चला गया। किसको? पृथ्वीराज तृतीय को। तो यही कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका पीटी क्लियर हो जाता है और मेंस भी क्लियर हो जाता है, इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है ना, तो आप दूसरी बार ये मत सोचिए कि सिर्फ हमको इंटरव्यू की तैयारी करनी है। हो सकता है कि आप पिछली चीज़ें भूल रहे हो, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत हो, तो आप ये ना सोचिए कि भाई वो तो मेरे से निकल ही जाता है तो मैं अगला देखता हूँ। नहीं, आपको सबको साथ लेके चलना है। तो इतिहास भी हमें बहुत कुछ सिखाती है, ज़रूरत है हमें सीखने की। तो हर इतिहास के हर लाइन के, हर पहलू के, हर स्टोरी के जो एंड है या उसका जो प्रारंभ है, उससे हम बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो इससे भी हम सब सीखेंगे, है ना। दूसरियों को गलतियों को ही सीख के अपनी गलती को सुधार सकते हैं, ना करें इसकी कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो ये चोल राज्य के बारे में दिया गया है दक्षिण भारत में। नज़दीक में एक नज़र, ये देखिए चोल, यहाँ पे कावेरी नदी, उरैयूर तंजावुर यहाँ पे, है ना, इसके बारे में बताया गया है। देखते हैं उरैयूर से तंजावुर तक, इसका जो टाइटल है यहाँ पे, उरैयूर से तंजावुर तक क्या है भाई। तो कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि चोल वंश सत्ता में कैसे आया। ये क्वेश्चन के साथ ही ये स्टार्ट करते हैं। कावेरी डेल्टा में जो मुटरियार नामक एक प्रसिद्ध छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम से पल्लव राजाओं के जो थे क्या थे ये मातहत थे। उरैयार के चोलवंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मटुरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा कर लिया और उन्हें तंजावुर शहर और निसुम्भ सुदीन देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उनका राज्य अपने क्षेत्र फल तक शक्ति दोनों रूप में बढ़ाया। दक्षिण और उत्तर के पांड्य और पल्लव के इलाके इस राज्य का एक हिस्सा बन गया। राजा राज प्रथम जो था वो सबसे शक्तिशाली चोल शासक था। 985 में राजा बना, और उसी ने इनमें से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल नियंत्रण का विस्तार किया और उसके साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राज का एक पुत्र था, उसका नाम था राजेंद्र प्रथम, है ना। राजेंद्र प्रथम की जो नीतियाँ थी उसने जारी रखा, और वो गंगा घाटी और श्रीलंका तक दक्षिण पूर्वी एशिया के शहरों पर भी हमला कर उसको अपने राज्य में मिला लेता है। इस अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई थी। तो श्रीलंका पर कौन अधिकार करता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रथम। भव्य मंदिर कांस्य मूर्ति कला के बारे में से बताया जा रहा है। बोल रहा है कि राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर के गंगईचोलपुरम के जो बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति की दृष्टि से एक चमत्कार
ही समझ लीजिए आप। ये जो आपको मूर्ति, ये भव्य नमूना है एक। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बने थे। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से संपन्न होती थी। ये भूमि की उपज पर सारे विशेषज्ञों और निर्वहन करने में खर्च होती थी, जो मंदिर के आसपास रहते थे और उनके लिए काम करते थे, जैसे पुरोहित, अ, मालकार, बावर्ची, मेहतर, है ना। तो ये जो भूमि दी जाती थी ना, उससे इनका खर्चा चलता था, जो मंदिर के जो है जो कार्य किया करते थे। इसमें एक दिया है गंगई चोलपुरम के बारे में कि छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती है उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं उन्हें देखें। तो इस चित्र के बारे में बताया जा रहा है, आप इसको ध्यान से देखिए किस तरीके से इसकी नक्काशी की गई है, बिल्कुल एकदम बारीकी से। उस समय के जो कारीगर थे उनको सैल्यूट बनता है ना, हमारे जो इतने जो प्राचीन हमारे एक तरह से धरोहर ही है हमारे लिए ये। अभी तो नामुमकिन ही होगा। ऐसे पहले भी ऐसे ऐसे बहुत सारे शिल्पकार होते थे, ऐसे ऐसे मूर्ति भी बनाते थे जो अभी देख के अच्छी खासे के होश उड़ जाते हैं। तो आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। हम बोला जा रहा है कि संगीतकार, नर्तकी इत्यादि, है ना। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान ही नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी। तो ये क्वेश्चन है कि बोल रहे हैं कि ये जो है कि ज़्यादातर तो देवी देवताओं की प्रतिमाएं होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं जो है भक्तों की बनाई जाती थी। तो मान लीजिए कि एक पूछ दिया कि जो चोल काल था उसमें जो मूर्तियां बनाई जाती थी वो सिर्फ देवी देवताओं की बनाई जाती थी। तो ये गलत हो जाएगा, सिर्फ नहीं होगा, सिर्फ देवी देवताओं की नहीं, कुछ भक्तों की भी बनाई जाती थी, है ना। तो ये जो छोटे छोटे जो कंडीशन है आपको याद रखने होंगे। ये कांसे की मूर्ति है, इसको देखिए किस तरीके से बिल्कुल इसको किस विधि द्वारा बनाया जाता था। ये एक चोल की कांस्य प्रतिमा है, कितनी सावधानी के साथ अलंकृत किया गया है, इस पर गौर कीजिए। इसमें कृषि और सिंचाई के बारे में भी दिया गया है, तो इसको पढ़ते हैं। चोलों की कई उपलब्धि कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती हैं। शाखाएं बार बार पानी उछलती रहती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती है और उन्हें शाखाओं पर पानी कृषि विशेष चावल की खेती के लिए आवश्यक और आर्द्रता भी मुहैया कराती है, जिसको डेल्टा बोलते हैं ना। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले भी विकसित हो चुकी थी, लेकिन 5वीं से 6वीं सदी से आकर इस इलाके में बड़े पैमाने पर कृषि शुरू हो गई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ कर दिया गया और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया गया। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए, जिसको बांध बोलते थे, है ना। और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण कराया गया। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाने लगी। तो पहले भी कृषि होती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले कृषि नहीं होता था। लेकिन 5वीं से 6वीं सदी में कृषि जो है बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर होने लगा। ये जो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखिए कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से की जाती थी। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई गई। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा किया गया, है ना। सरोवर बनाए गए। श्रम रहे कि सिंचाई में काम की योजना की जरूरत होती थी, जैसे श्रम और संसाधन की व्यवस्था करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों के साथ ही साथ गाँव में रहने वाले लोगों को भी इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी हुई थी। जैसे कि आप भी अभी भी देखते होंगे कि हमारे यहाँ पे गाँव में अगर आप हैं तो आपको पता होगा कि नहरें होती हैं, और सिंचाई जब हम हमारे यहाँ बोने का समय आता है तो उसको फाटक बोलते हैं, उसको खोल दिया जाता है। तो एक गांव से दूसरे गांव में ऐसे बांध के सहारे वो पानी आता है, और अगर बारिश नहीं भी हुई तो उससे खेती हो जाती है ना। तो वो क्या रहता है, वो वर्षा का पानी संग्रहित रहता है एक जगह पे, उसको कलेक्ट करते हैं। और अगर बारिश ना हो, देखते हैं कि सूखा पड़ रहा है, तो उसको खोल दिया जाता है। अभी जब भी पौधे को पानी की जल की आवश्यकता होती है तो उसके जो फाटक बोलते हैं उसको खोल दिया जाता है, और अच्छी खासी मात्रा में जल की आपूर्ति हो जाती है।
है ना। आगे का जो है कि प्रशासन, साम्राज्य का जो प्रशासन था वो कैसा था। तो प्रशासन किस प्रकार का संगठित था। इसको किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, सिंचित खेती के बहुत प्रसिद्ध समृद्ध हो गई थी। इस तरह से गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। उर किसको बोलते थे, मान लीजिए कि ये छोटा सा एक गांव है तो इसको उर कहते थे, लेकिन अगर एक संगठित हो जाए तो इसको नाडू बोलते थे, है ना। इस इसमें जो एक गांव है उसको उर बोलते थे और इस पूरे गांव के समूह को नाडू बोला जाता था। तो ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसी कई प्रशासनिक कार्य करते थे। वे लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने समान रूप में वेलन यानी कि 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले वेलन या किसान, रैयार यानी कि प्रधान जैसी उपाधियां दी थी और उन्हें कई केंद्रों में महत्वपूर्ण राजकीय पद भी सौंपे थे। आगे एक भूमि का जो प्रकार है, देखिए कि चोल अभिलेखों से प्राप्त चलता है कि जो वेलन वेगई है, वह जो भूमि का प्रकार है वो गैर ब्राह्मण किसान भूमि भूस्वामी द्वारा दिया जाता है। जो गैर ब्राह्मण थे किसानों की जो स्वामी होते थे, गैर ब्राह्मण को जो भूमि दी जाती थी वेलन वेगई बोलते थे। ब्रह्मदेव भूमि थी जो ब्राह्मणों को उपहार में दी जाती थी। शाला भोग यानी कि विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी उसको शाला भोग बोलते थे, है ना। और देवदान या टुकनी, ये जो मंदिर को उपहार में दी गई भूमि थी। और पल्लीचंदनम जैसे जैन स्थानों को दान में दी गई भूमि, जैन भिक्षुओं को रहने के लिए जो भूमि दी जाती थी उनको बोलते थे। आगे है कि हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान और ब्रह्मदेव पर प्राप्त हुए। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेर सारे ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आ गई। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख जो प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थीं। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थरों की दीवारों पर ब्यौरेदार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ की अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित होते थे। आगे कि तमिलनाडु के चिंगलपुर जिले के उत्तर मेरू से प्राप्त अभिलेख की बात से जो पता चलता है कि ब्राह्मण की सभा का संगठन कैसा होता था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिर इत्यादि की देख रेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थीं। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनमें नाम जो तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। मतलब कि एक लॉटरी प्रणाली थी। किसी शासक को चुनने के लिए लॉटरी का इस्तेमाल, जैसे कि एक घड़े में किसी का नाम लिख के डाल दिया और एक बच्चे से निकलवाया गया कि इतने सारे भाई इस पद के लिए इतने सारे जो है प्रत्याशी हैं, तो इनमें से जिसका नाम निकलेगा वो इस पद के लिए योग्य होगा। लॉटरी जैसा समझ लीजिए, है ना। एक अभिलेख और लिखित सामग्री, इसमें क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ योग्यता, जैसे हमारे यहाँ पे अभी भी कुछ पद के लिए कुछ योग्यता होती है, क्वालिफिकेशन होती है, वैसे पहले भी होती थी। तो उत्तर मेरू अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए कुछ कंडीशन थे। जैसे कि सभा की सदस्यता के लिए जो इच्छुक लोग हैं वो भूस्वामी होने चाहिए, जहाँ से वे भू राजस्व वसूल कर सकें। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उनको वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और वो उनका जो वो ईमानदार होने चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो वो किसी और पद पर कार्य नहीं कर सकते, हालांकि वो मदद कर सकते हैं भारत सरकार की, है ना। तो वैसे ही कुछ कंडीशंस हुआ करती थी। जिसने अपने या अपने संबंधी खाते में जमा नहीं कराए हों या चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेख में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं सदी की तमिल कृति पेरियार पुराणम से का एक उदाहरण है कि अन्नूर की सरहदों पर फूस की एक पुरानी छजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से
अटापड़ा पुलया एक ऐसे समूह जिसे ब्राह्मण और वेल्लाल प्रतिष्ठित समाज से बाहर मानते थे लोगों का एक छोटा सा पुरवा था, जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लगे खेतीहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पेटियों से घिरे हुए झोपड़ियों के आहतों में छोटे छोटे मुर्गा और मुर्गी अंडे देकर घूमते रहते थे, और गहरे रंग के बच्चे और काले लोहे के कंगन वाले जो जो लोग थे वो काले थे और कंगन के लोहे पहनते थे, छोटे पिल्लों को उठाकर उछलते चलते थे। मारूदंड पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया था। आम के पेड़ भी छाये में थे, जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे, और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटी सी सिर वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिला रही थी। लाल कलगी वाले मुर्गियों ने जो पौ फटने से पहले तगड़े पुलयार यानी जो कि दिन में काम करने जाते थे जाने की हाँक लगाते हुए बाग देते हैं। धनी कुटगी लहरदार बालों वाली पुलैया स्त्री के गाने की आवाज़ रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। एक स्टोरी टाइप का ही था। तो ये चैप्टर जो है हमारा समाप्त होता है। इसमें एक लास्ट में कुछ है, देखिए। ये तांग वंश के युग का जो चीन के बारे में बताया गया है कि चीन में तांग राजवंश की एक तहत एक साम्राज्य की स्थापना हुआ था, जो लगभग 300 वर्षों तक, जो कि 7वीं सदी से 10वीं सदी तक रहा। इसका राजधानी जो दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक था। तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारी के चयन के लिए यह कुछ बदलाव 1911 में किए गए। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं से ये किन मायनों में भिन्न था, ये क्वेश्चन टाइप का है। तो आप इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करिएगा, और इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं इसको घर पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कल इसके नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, ठीक है। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।